Welcome to our YouTube channel Story Zone. Guys, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 201। यहाँ माही के घर पर अरमान जानता था माही जैसा खुद को दिखा रही है वैसी है नहीं, उसे इस वक्त अकेला रहने की जरूरत है, इसलिए वो उससे बाद में बात करेगा। उसे कोई माही से प्यार नहीं है, वो बस माही को सबक सिखाना चाहता है। पर माही के बारे में जानने के बाद उसे माही से हमदर्दी थी। यहाँ राजस्थान में कांची अपना सामान लेकर नीचे खड़ी थी। वो अपने घर जाने के लिए एक्साइटेड थी। वही आदित्य उदास था। आदित्य मुंह लटकाकर बाहर आया जहां कांची उसका इंतजार कर रही थी। कांची आदित्य का मुंह लटका देख रही थी। दोनों कार में बैठे और कार एयरपोर्ट की ओर दौड़ गई। कार में बिल्कुल शांति थी। उस शांति को तोड़ते हुए कांची बोली, आप चुप क्यों है? आदित्य कांची को इग्नोर करते हुए बोला, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो तुम्हारे मायके जाने की पड़ी है, मेरी जरा भी फिक्र कहाँ है तुम्हें? आप फिर शुरू हो गए। हम कह रहे हैं ना हम जल्दी आ जाएंगे और आप हमें फ़ोन कर लीजिएगा। वैसे भी पूरी जिंदगी हमारी आपके साथ ही बीतने वाली है, तो आप इस तरह बिहेव ना करें। अब अच्छे से हमसे बात भी कर लीजिए। हम जा रहे हैं और आप यहाँ मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। अच्छा बताइए, क्या आप हमें लेने घर पर आएंगे? आऊँगा, पर उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। उसकी चिंता आप ना करें, माँ पापा सभी अच्छे हैं, बस वो थोड़े से गुस्सा करते हैं। दोनों एयरपोर्ट पर पहुँचे। आदित्य ने कार रोकी और कांची को देखने लगा। अब मुझे थोड़ा प्यार करो फिर जाना। आदित्य आप पागल है? हाँ, तुम्हारे प्यार में। आदित्य ने कांची को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। वो कांची को किस करता उससे पहले कांची ने अपना मुंह घुमा लिया। देखिए, आप हमें किस नहीं कर सकते, हमारी लिपस्टिक खराब हो जाएगी और बाहर सब हमें ही देखेंगे। आदित्य चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें मुझसे ज्यादा लोगों की पड़ी है। देखो, अगर तुमने मुझे किस नहीं दिया तो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। ठीक है, हम आपको हल्का किस करेंगे, कांची सोचते हुए बोली। आदित्य भी मान गया। कांची ने जैसे अपने होठ आदित्य के होठों की ओर बढ़ाए ही थे कि आदित्य ने कांची के होठों पर टूट पड़ा। वो कांची के होठों को स्मूच कर रहा था। कांची आदित्य के सीने पर मार रही थी, पर आदित्य ने उसे नहीं छोड़ा। जब कांची को लंबी सांस के लिए मेहनत करता देख आदित्य ने कांची को छोड़ दिया। कांची लंबी सांस ली और आदित्य की ओर गुस्से में देखने लगी। वही आदित्य उसे देख मुस्कुरा रहा था। कांची आदित्य को मारते हुए बोली, आपने हमारे साथ चीटिंग की है, हम आपको माफ नहीं करेंगे। आदित्य कांची के दोनों हाथ को पकड़कर अपने गले में डाल दिया और कांची के सीने में सर रख दिया। आदित्य के दोनों हाथ कांची के कमर में थे। वो बोला, मैं तुम्हें मिस करूंगा, आई लव यू माई लव। कांची आदित्य की बात सुन शांत हो गई। वो आदित्य के बालों में अपना हाथ चलाने लगी। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे। आखिरकार प्लेन का टाइम हो गया। आदित्य ने कांची का हुलिया ठीक करवाया और दोनों वहां से निकल गए। कांची जाकर प्लेन में बैठी और आदित्य उसे जाता हुआ देख रहा था। उत्तराखंड में वृंदा नीचे आई तो वहां पर एक लेडी उसे देख बोली, मैडम चलिए नाश्ता कर लीजिए। नहीं, वो आपके सर आ जाएं फिर हम नाश्ता कर लेंगे। वृंदा वहां से बाहर चली गईं। जब आराध्य नीचे आया तो उसे वृंदा कहीं दिखाई नहीं दी। उसने मेड से पूछा तो उसने बताया कि वृंदा बाहर है। आराध्य जल्दी से बाहर गया। उसने देखा तो वृंदा एक बेंच पर बैठी नेचर की खूबसूरती का मजा ले रही थी। आराध्य वृंदा के पास जाकर बोला, तुमने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं? वो हम आपका इंतजार कर रहे थे।
वृंदा, मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुम खा लिया करो, जल्दी से चलकर नाश्ता करो। वृंदा को आराध्य कुछ बदला बदला सा लग रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो आराध्य के साथ अंदर आई। दोनों नाश्ता कर रहे थे। आराध्य ने वृंदा के सामने एक गिलास दूध रख बोला, इसे खत्म करो। वृंदा आंख फाड़े उस दूध को देख रही थी। वो मुंह बनाकर बोली, हमें नहीं पीना। वृंदा, नाटक बंद करो और पियो इसे, आराध्य ने फिर कहा। पर वृंदा बोली, हम नहीं पिएंगे, हमें नहीं पसंद। आराध्य बोला, वृंदा चुपचाप ये दूध खत्म करो, मुझे अपनी बात रिपीट करना पसंद नहीं, आराध्य ने गुस्से में कहा था। वृंदा इस बार डर गई। उसे बुरा लगा था, इसलिए वृंदा ने बिना कुछ कहे दूध खत्म कर दिया। वो उठकर वहां से कमरे में चली गई। आराध्य को लगा कि वृंदा थोड़ा नाराज है, इसलिए वो भी ऊपर गया। लेकिन वृंदा की आवाज सुन वो बाहर ही रुक गया। अंदर वृंदा रोते हुए फोन पर बोल रही थी, ऋषि भैया, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने हमें डांटा, वो पहले पहले जैसे नहीं है, बात बात पर गुस्सा करते हैं। हमें बहुत बुरा लग रहा है। हमें नहीं पता क्यों हमें बुरा लग रहा है, पर कभी उन्होंने हमें नहीं डांटा और आज हमें डांट रहे थे। ऋषि वृंदा को समझा रहा था। आराध्य को वृंदा की बात सुन अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। वो वृंदा से बात करने कमरे में गया। वृंदा ने उसे देख फोन रख दिया और खड़ी होकर वहां से जाने लगी। तभी आराध्य ने वृंदा का हाथ पकड़ लिया। आराध्य धीरे से बोला, गुस्सा हो? वृंदा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। आराध्य ने वृंदा के गालों को सहलाते हुए बोला, सॉरी वृंदा, अब नहीं करूँगा, हमें आपसे बात नहीं करनी, छोड़िए हमें। आराध्य फिर बोला, वृंदा मान जाओ, तुम जो कहोगी वही करूँगा। वृंदा आराध्य को देख बोली, अगर इस बार आपने हमें डांटा तो हम पहले की तरह आपको सजा देंगे। वृंदा को तब याद आया उसने अभी क्या कहा। वो कोई बहाना सोचती। उससे पहले ही आराध्य बोला, अच्छा तो कौन सी सजा दी थी तुमने मुझे? वृंदा आराध्य को देखने लगी। प्रयागराज कांची के छोटी सी गली में एक लंबी सी कार आकर रुकी। सब लोग उस कार को देखने लगे। ड्राइवर ने दरवाजा खोला तो उसमें से कांची नीली साड़ी में बाहर आई। वही कांची की माँ ने जब कांची को देखा तो वो जल्दी से कांची के पास जाकर उसे गले लगा ली। मेरी बच्ची, हमका माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। एपिसोड 202। वृंदा आराध्य की बात पर चौंक गई थी। वो हकलाते हुए बोली, क्या आपको याद आ गया? वृंदा को घबराया देख आराध्य वृंदा के पसीने पोंछकर बोला, नहीं मुझे कुछ याद नहीं आया है, पर मुझे पता है कि तुम मेरी पत्नी हो। अब ये मत पूछना कि कैसे पता। और हाँ, मैं यहाँ कोई मीटिंग के लिए भी नहीं आया हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ कुछ वक्त बीतने तुम्हें जानने के लिए आया हूँ। पर यहाँ आकर तो तुमने मुझे ही सरप्राइज कर दिया। वृंदा आराध्य की बात सुन जल्दी से उसके गले लग गई। आराध्य के हाथ हवा में ही रह गए। वृंदा बोली, हम बहुत खुश हैं, आपको सब पता चल गया। आराध्य ने वृंदा को गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर लिया। वो वृंदा को महसूस कर रहा था। वृंदा आराध्य से अलग हुई और बोली, हम बहुत खुश हैं, हम अभी सबको बताते हैं। आराध्य वृंदा को रोकते हुए बोला, अभी नहीं, हम मुंबई जाकर बता देंगे। वृंदा भी आराध्य की बात मान गई। वृंदा ने हल्के पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। हालांकि वो उसमें बहुत सुंदर लग रही थी, पर आराध्य बोला, वृंदा तुम प्रेग्नेंट हो, अभी तुम्हें कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए। वृंदा ने अपनी साड़ी देखी और बोली, हम अब साड़ी नहीं पहनेंगे। आराध्य तब से वृंदा की बॉडी को देख रहा था, क्योंकि वृंदा उसके बहुत पास थी। वृंदा के लिए कुछ नया नहीं था, पर आराध्य के लिए सब नए जैसा था। वृंदा को भी शायद पता चल गया था
कि आराध्य क्यों इतना ऑकवर्ड हो रहा है। इस बार वृंदा को भी मौका मिला था आराध्य को परेशान करने का। वृंदा ने अपने हाथ आराध्य के सीने पर रख दिए और उसकी कॉलर पकड़कर नीचे झुका ली। वृंदा ने बिना किसी वार्निंग के आराध्य को किस करने लगी। आराध्य ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाता, पर वृंदा जिस तरह उसे किस कर रही थी, आराध्य को रहा नहीं गया। उसने भी वृंदा की कमर को पकड़कर अपने पास खींच लिया और वृंदा को शिद्दत से किस करने लगा। आराध्य के हाथ वृंदा की बैक पर घूम रहे थे। तभी वृंदा आराध्य को धक्का देकर थोड़ा दूर हो गई। आराध्य वृंदा को देखने लगा। वो अभी वृंदा को और किस करना चाहता था, पर वृंदा अब उसे अलग होकर खड़ी थी। वृंदा बोली, बस आज के लिए इतना, अभी हमें घूमना है। आराध्य बोला, वृंदा क्या यार, इतनी जल्दी तुम दूर हो गई? थोड़ी देर और एक तो मुझे याद भी नहीं है मेरी पहली रात कैसी थी, और ऊपर से तुम मुझे तड़पा रही हो। जी हाँ, आपने भी तो यही किया था, तो अब रहिए कुछ दिन तक हमसे दूर। वृंदा वहां से जाने लगी। तभी आराध्य भी वृंदा के पीछे जाते हुए बोला, वृंदा प्लीज ना कुछ देर मेरे साथ वक्त बिताओ, मुझे पहले के बारे में बताओ। पर वृंदा हंसते हुए बाहर निकल गई। प्रयागराज में कांची आंगन में बैठी थी। सब कांची को घेरे खड़े थे। कई लोग शर्मिंदा थे, पर कांची ने सबको माफ कर दिया था। कांची चीकू को अपनी गोद में लेकर बैठी थी और बाकी सब भी कांची के पास बैठे थे। बुआ, आप हमारे लिए क्या लाए हो? कांची चीकू के गालों को छूते हुए बोली, हम तो आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाए हैं। तभी कांची ने एक बड़े से थैले से निकालकर चीकू को एक वीडियो गेम देती है, जो काफी एक्सपेंसिव था। रोशन रोशनी कांची को देख रहे थे। कांची को समझ आ रहा था कि वो दोनों अपने गिफ्ट का वेट कर रहे हैं। कांची ने अपनी पर्स से एक चाबी निकालकर रोशन की ओर उछाल दिया। रोशन ने जल्दी से उसे कैच कर लिया और कांची को देखने लगा। कांची बोली, ये हम नहीं, तुम्हारे जीजू ने तुम्हारे लिए भेजा है। तुम्हारे पसंद की स्पोर्ट बाइक तुम्हें चाहिए थी ना? रोशन तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वो जाकर कांची को गले लगा लिया। वाव दी, जीजू को थैंक यू बोलना। अब रोशनी कांची से बोली, दीदी हमारा क्या? कांची ने एक लिफाफा दिया और बोली, ये तुम्हारे लिए। तुम्हें डॉक्टर की पढ़ाई के लिए इंदौर की यूनिवर्सिटी में जाना था ना, तो तुम्हारा एडमिशन हो गया। सारी फीस माफ है और तुम वहाँ हॉस्टल में रह सकती हो। आदित्य ने कॉलेज में बात कर ली है। रोशनी तो खुशी से उछल पड़ी। वो बोली, दीदी थैंक यू। कितनी ज्यादा फीस थी, इसलिए हमें डर लग रहा था, पर अब हम खुश हैं। जीजू को फोन करिए, हमें अभी उनसे बात करनी है। कांची ने आदित्य को वीडियो कॉल किया तो रोशनी ने कांची से फोन ले लिया। रोशन भी जल्दी से रोशनी के पास आया। वहां से आदित्य ने फोन उठा लिया। रोशन जल्दी से बोला, जीजू आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। हाँ जीजू, दिल से शुक्रिया, आपने हमारा एडमिशन हमारी पसंद की कॉलेज में करवा दिया। आदित्य बोला, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हें इंदौर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने सब कुछ करवा दिया है। और रोशन, तुम्हें कभी कुछ चाहिए तो बेझिझक कहना। जी जीजू। दोनों ने फोन कांची को दिया। आदित्य कांची को देख बोला, अपना ध्यान रखना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। कांची ने भी हाँ कहा। कांची ने फोन रखा और सबको गिफ्ट दिया। कांची की बड़ी माँ बोली, बिटिया जाओ नहा लो, उसके बाद खाना खा लेना। उसके बड़े पापा बोले, हाँ बेटा, आज भी आपका कमरा वैसा है जैसा आप छोड़कर गई थी। कांची भी अपने कमरे में चली गई। कांची के पापा के आंखों में आंसू थे। वो बोल रहे थे, आज हमारी बेटी सच में पराई हो गई है, कितनी बड़े घराने की बहू बन गई है। अगर हम ऐसा रिश्ता खोजते तो भी नहीं मिलता। सब कांची पापा के बात से अग्री थे।
दूसरे और माही ऑफिस ना जाकर अपने पर्सनल डॉक्टर के पास गई थी। वो डॉक्टर के पास बैठी थी। डॉक्टर बोली, मिस माही, ये बात बिल्कुल सच है। आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मैंने आपको पहले ही वार्न किया था। किसी लड़की को अपने शरीर की रक्षा करनी बहुत जरूरी है। आपने शराब और सिगरेट का सेवन इतना किया है कि आपने अपनी ऊर्जा खो दी है। आप एक लड़की है। मर्दों के मुकाबले महिलाओं का शरीर अलग होता है, इसलिए हर चीज की एक लिमिट होती है। माही को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में वहाँ का सारा सामान फेंककर बोली, मैं एक लड़की हूँ, एक महिला हूँ, बहुत बार सुन चुकी हूँ ये सारे वर्ड, ये मेरी लाइफ है। मैं चाहे जो करूँ, नहीं जरूरत है मुझे किसी की। माही वहाँ से सीधा निकल गई। रात के 12 बजे वो घर आई। उसके चेहरे पर थकान पूरी थी, जैसे वो काफी दिनों से सोई नहीं है। तभी उसका दिमाग और खराब हो गया जब उसने अरमान देखा। माही वैसे भी फ्रस्ट्रेटेड थी। वो गुस्से में अरमान के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मार दी। अरमान जो उसके पास आ रहा था, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, दोबारा मेरे घर में मत आना। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब समझ आया, तुमने अभी बदला नहीं लिया ना मुझसे, तो बोलो क्या लोगे? पर तुम्हारे पास तो सब है। हाँ, एक लड़का एक लड़की के पीछे क्यों पड़ता है? तुम्हें जो चाहिए ना ले लो, पर दोबारा मेरे पीछे मत आना। बोलते हुए माही ने अपनी ड्रेस उतार दी। अब वो अरमान के सामने ब्लैक ब्रा में थी और पैंटी में, पर अरमान अभी भी शांत था। वो माही को देख मुस्कुरा रहा था। वो बस माही के चेहरे को देख रहा था। उसने माही की बॉडी को एक बार भी नहीं देखा। एपिसोड 203। अरमान मुस्कुरा रहा था। अरमान ने अपनी सफ़ेद शर्ट उतारी और माही के पास गया। उसने माही को वो शर्ट पहना दिया और बटन बंद करते हुए बोला, तुम परेशान क्यों होती हो? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम पहले ऐसी नहीं थी, पर अब मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें संभालना। अरमान की बात सुन माही के आंखों में आंसू थे, पर उसने अपने आंसू बाहर नहीं आने दिए। वो फिर सख्त होते हुए बोली, जरूरत नहीं है, मैं कभी किसी को अपनी लाइफ में नहीं लाऊंगी। सब मर्द एक जैसे होते हैं, सबको बस जिस्म की भूख होती है। ये कामयाबी मैंने अपने दम पर पाई है और यही मेरी भूख है। मुझे बस पैसे और अपने शोहरत से प्यार है। तुम जा सकते हो। पर अरमान ने माही को गोद में उठा लिया और बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसी भी हो। वो माही को उसके कमरे में ले जाते हुए बोला, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे 7 भाई और एक बहन है, और हाँ, तुम्हारी 5 देवरानी है। मेरी काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो क्या तुम उन्हें संभाल सकोगी? वैसे भी मेरे भाई मेरे शादी के पीछे पड़े हैं। उसने लाकर माही को बेड पर लिटा दिया और उसके सर पर चूम लिया। माही की आंखें बंद हो गई। अरमान माही के बगल में लेट गया और उसे पकड़कर उसके बालों को सहलाने लगा और उससे इधर उधर की बात करने लगा। माही अरमान की बात में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सो गई। जब अरमान को लगा कि माही सो गई है, तो वो उसके बगल से उठा और हॉल में आ गया। उसने किसी को फ़ोन किया और बोला, मैं पेशेंट को हैंडल कर लूँगा। इतना बोल उसने फ़ोन काट दिया। वो हॉल में बैठा था। माही अरोरा, तुम्हें ठीक करना मेरा काम है, भले इसके बाद तुम मुझसे नफरत करो। अरमान वही हॉल में सो गया। उत्तराखंड आराध्य का कमरा। वृंदा बालकनी में खड़ी थी। बाहर बर्फ पड़ रही थी, पर वृंदा के चेहरे पर मुस्कान थी। वृंदा ने एक ढीली सी टी-शर्ट पहनी थी, नीचे शॉर्ट पहना था। जब आराध्य कमरे में आया तो उसकी नज़र वृंदा पर गई, जो बालकनी में खड़ी बर्फ देख रही थी। आराध्य धीरे से वृंदा के पीछे जाकर उसे कसके हग कर लिया। वृंदा ने आराध्य के हाथों पर हाथ रख बोली, आप आ गए। आराध्य वृंदा को अपनी तरफ घुमा कर बोला,
तुम्हें कैसे पता कि ये मैं हूँ? कोई और भी तो हो सकता है। वृंदा आराध्य के सीने पर हाथ रख बोली, हम तो आपके कमरे में आते ही पहचान गए थे, और हमें नहीं पता कि हम आपको कैसे पहचान जाते हैं, बस पता चल जाता है। वृंदा जल्दी से आराध्य से अलग होकर बोली, आप हमारे पास मत आना, हमने अभी आपको माफ नहीं किया है। वृंदा अंदर कमरे में चली। आराध्य भी अंदर वृंदा के पास जाकर बोला, क्यों तड़पा रही हो वृंदा? मुझे तुम्हारे पास आने दो। बिल्कुल नहीं, आपकी सजा ये है कि आप कुछ दिन तक हमारे पास नहीं आएंगे और आज आप नीचे हॉल में सोएंगे। आराध्य बोला, वृंदा क्यों? देखो वृंदा, मुझे बस बेड पर सोने दो, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। वृंदा सोचते हुए बोली, आप सच बोल रहे हैं? आराध्य ने हाँ में सर हिला दिया। ठीक है, जाए सो जाए। आराध्य जल्दी से बेड पर गया। वृंदा भी दूसरी साइड जाकर लेट गई। दोनों लेटे हुए थे। आराध्य को नींद आ गई, वो सो गया, पर अचानक मैं वो सोते हुए वृंदा के बिल्कुल पास आकर उससे लिपट कर सो गया। वृंदा आराध्य को देख मुस्कुरा रही थी। कितने दिनों बाद दोनों फिर एक हो गए हैं। वृंदा बहुत खुश थी। प्रयागराज शर्मा भवन, सभी लोग खाना खा चुके थे। कांची किचन में बर्तन साफ कर रही थी। वही सब बाहर आंगन में बैठे हंसी ठिठोली कर रहे थे। इस बीच कांची का फोन बजा जो आंगन में था। कांची की चाची ने फोन देखा और सबको शांत होने को कहा। उसने फोन स्पीकर पर किया। सब लोग जान गए थे कि आदित्य का फोन है। तभी सामने से आदित्य की परेशानी वाली आवाज आई, तुम इतनी देर में मेरा फोन क्यों उठा रही हो? जब से गई हो तब से एक फोन तक नहीं किया। वहाँ जाने के बाद मुझे भूल गई हो। देखो ऐसा कुछ है तो भूल जाओ, क्योंकि अगले हफ्ते में तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मॉम से मैं बात कर लूँगा। आदित्य नॉन स्टॉप बोल जा रहा था। तभी कांची की चाची बोली, शांत हो जाए। जमाई जी, आपकी पत्नी किचन में है। आदित्य ने आवाज सुन शांत हो गया। उसने रिस्पेक्ट करते हुए बोला, प्रणाम जी। ओ आप? कांची की चाची बोली, हम कांची की चाची है। जी प्रणाम चाची, कैसी है आप? हम बिल्कुल ठीक है। पहले आप बताएं कि क्या ये घर सिर्फ कांची का है? आपने उसे अकेले भेज दिया और खुद नहीं आए। माना कि हम आपके जितना अमीर नहीं है, पर इतना तो सम्मान है कि अपने जमाई की इज्जत कर सकते हैं। चाची ऐसा मत बोलिए, जितना वो कंची का घर है, मैं भी उस घर को उतना ही प्यार करता हूँ। आप सब भी माँ बाप जैसे हैं। बस काम की वजह से नहीं आ सका, पर मैं कांची को लेने जरूर आऊँगा। चलिए ठीक है, अब हम मिलेंगे। रुकिए, हम कांची को बुलाते हैं। कांची की चाची ने कांची को आवाज दी और कुछ ही देर में कांची आ गई। लो जमाई जी का फोन है। कांची ने सबकी ओर देखा। वो फोन लेकर वहां से कैसे जा सकती हैं, इसलिए वो वहां बैठ गई। उसने कहा, हेलो। आदित्य बोला, कहाँ थी तुम? वो हम बर्तन साफ कर रहे थे। मेरी बात सुनो, अगले हफ्ते में तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ चल रही हूँ। मॉम ने कहा है। कांची बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? हम नीदरलैंड जा रहे हैं। वहाँ तुम्हें एक सरप्राइज मिलने वाला है। और हाँ, मॉम के लिए वहाँ से अचार ले आना और अपना ध्यान रखना। मैं जल्दी आऊँगा। बाय, गुड नाइट। कांची ने फोन रखा तो सब उसे ही देख रहे थे। रोशनी खुश होकर बोली दी, आप कितनी लकी हो। जीजू कितने अच्छे हैं। काश मुझे भी ऐसा ही पति मिले। कांची शर्मा कर वहां से चली गई। एपिसोड 204। अगली सुबह जब माही उठी तो आज वो फ्रेश फील कर रही थी। उसे याद आया कि उसने अगली रात बिना कोई नशा कर सो रही थी, लेकिन उसके पेट में गुड़गुड़ हुई। वो अपने कमरे से बाहर आई, तभी उसके नाक में बहुत अच्छी सी खुशबू गई।
वो किचन में आई तो वहाँ अरमान खमण और उत्तपा बना रहा था, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। माही आकर खाने की टेबल पर बैठ गई। वो वहाँ से ही अरमान को देख रही थी। अरमान अभी भी केवल बनियान पहनी थी, क्योंकि उसकी शर्ट माही ने पहन रखी थी। जब नाश्ता तैयार हुआ तब वो माही के पास नाश्ता लाकर परोसा और खुद भी उसके बगल बैठ गया। नाश्ता देख माही के मुंह में पानी आ गया। अरमान ने अपने हाथ में एक खमण लिया और माही के मुंह के पास किया। माही ने भी मुंह खोल दिया। अरमान ने माही को खिलाया। अरमान बोला, कैसा है? माही कुछ नहीं बोली। अरमान माही को खिलाता रहा और माही सब खत्म कर दी। अरमान माही के गालों को छू कर बोला, मुझे जाना है, मेरी शर्ट दो। माही तो तब से अरमान को देख मगधमुग्ध हो गई थी, पर अरमान की आवाज़ सुन वो होश में आई। उसने अपने चेहरे पर वही पुराने एक्सप्रेशन लिए अपने कमरे में चली गई। कुछ देर में वो फॉर्मल ब्लैक कपड़े पहने बाहर आई। उसने अरमान की शर्ट उसे दे दी। अरमान माही के पास आकर उसके गालों को किसकर बोला, मैं रात में तुमसे मिलता हूँ। अरमान वहाँ से निकल गया, पर माही अभी भी खड़ी अरमान को जाता हुआ देख रही थी। पता नहीं माही क्या सोच रही थी, उसे खुद भी नहीं पता। मुंबई आराध्य का घर, सब लड़के अपने अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उस घर की घंटी बजी। एक नौकर ने दरवाजा खोला तो एक लड़की हाथ में कपड़े लिए खड़ी थी। वो बोली, ई साहब का कपड़ा है, आज बापूजी नहीं आ पाए इसलिए हम आए हैं। ठीक है, तुम जाकर कपड़ा सभी साहब के कमरे में रख दो। वो लड़की ने घाघरा चोली पहनी थी और पैरों में पायल। वो बोली, आप हमें सभी साहब का कमरा बता दीजिए। नौकर ने उसे कमरे की ओर इशारा कर बता दिया। वो लड़की सबके कमरे में जाकर उनके कपड़े रख दी, लेकिन जब वो सिद्ध के कमरे की ओर आई तो उसने घिरे से कमरा खोला और अंदर चली गई। उसने बेड पर पेट के बल सो रहे सिद्ध को देखा, जिसके शरीर पर एक कपड़ा नहीं था। उस लड़की ने कपड़े टेबल पर रखा और सिद्ध को देख मुस्कुराए। वो जाकर सिद्ध के बगल में लेट गई। उसने सिद्ध के चेहरे को अपने हाथों से छुआ और अचानक में सिद्ध के होठों पर किस कर दी। सिद्ध के हाथ अपने आप उस लड़की की कमर पर चला गया। उसने उस लड़की को अपने पास खींचकर आराम से सो रहा था। वही वो लड़की सिद्ध की हरकत पर मुस्कुरा रही थी। उसने अपने हाथ सिद्ध के नगी पीठ पर फिराया और सिद्ध की गर्दन को किस कर काट लिया। सिद्ध चौंक कर नीचे गिर गया। तभी उस लड़की ने अपने चेहरे पर घूंघट ले लिया और बोली, माफ कीजिए साहब, माँ ने आपको देखा को नहीं। सिद्ध एक पल को तो शौक रह गया। वो उठा और उस लड़की पर चिल्लाते हुए बोला, दिमाग खराब है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? वो लड़की बोली, कि करूँ साहब, रोजी रोटी के लिए ये काम करना पड़ता है। मैं तो बस आपका रखने को आई थी, पर आपको इस तरह सोता हुआ देख महारे को बर्दाश्त न हुआ। इब के करूँ जवान मर्द, मेरी कमजोरी है तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए जिसके साथ तुम ये सब करो। इस तरह किसी दूसरे मर्द के कमरे में जाकर ऐसा तो नहीं करोगी। वो लड़की घुघंट के अंदर से बोली, क्या करूँ साहब, महारे से कोई लग्न करने को तैयार ही नहीं होता, इसलिए तो जवान मर्द को देखते ही महारे दिल में हलचल सी मच जाती है। साहब क्यों ना आप ही महारे से लग्न कर ले, सच कह रही हूँ, बहुत खुश रखूंगी। इतना बोल उस लड़की ने अपना घूंघट उठा दिया और एक आंख सिद्ध को मारी। सिद्ध तो उस लड़की को देखता रह गया। तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? अभी के अभी बाहर जाओ। हाय, आपका ये गुस्सा किसी दिन महारे को मार देगा। देखो काया, अपनी ये लैंग्वेज बंद करो, अभी के अभी कमरे से बाहर निकलो। काया अपने घुटनों पर चलकर सिद्ध के पास गई और उसे खिंचकर बेड पर धकेलकर उसके ऊपर आ गई। नहीं जाऊंगी, पहले ये बताओ इतने दिन से कॉल कर रही हूँ,
ना फ़ोन उठाते हो ना मैसेज का रिप्लाई करते हो। आपको पता है मैं कितनी डर गई थी। काया ये क्या बदतमीजी है। छोड़ो मुझे। क्यों अभी आपको बुरा लग रहा है मेरा पास आना? और उसका क्या जो आप बिना मेरी परमिशन के मुझे किस कर रहे थे? काया सिद्ध के दोनों सीने पर हाथ रख बोली, वैसे आपको पता है मैं कब से आपके सीने को छूना चाहती थी। हाय कितनी मस्त बॉडी है। आपका सीना तो मेरे से भी बड़ा है। यहाँ सिद्ध की हालत खराब थी। काया की बातें और उसकी हरकत देख। दरवाजा खुला था, अगर किसी ने देख लिया तो। ऊपर से काया उसके ऊपर हावी हो रही थी। सिद्ध की रूह जाग रही थी। काया कुछ देर ये से रही तो पता नहीं सिद्ध क्या कर बैठेगा। पर सिद्ध के मन में था कि वो इतनी जल्दी काया को माफ नहीं करेगा। पर काया के इतना पास आते ही वो सब कुछ भूल गया था। कितनी चालाक होती है ये लड़कियां। हमारे पास आते ही कितना ड्रामा करती है, और जब इन्हें पास होता है तो कितना आसान होता है। इन लोगों को हमें मानना, और हम सारे लड़के बेवकूफ़ होते हैं। एपिसोड 205। सिद्ध की ऊपर काया थी। सिद्ध हकलाते हुए बोला, काया जाओ यहाँ से, भाई कभी भी आ सकते हैं। काया खुश होकर बोली, अच्छा जेठ जी भी आए हैं। रुकिए मैं अभी उनसे हमारी शादी की बात करके आती हूँ। काया जैसे वहां से दरवाजे की ओर पहुंची वैसे ही सिद्ध ने काया के मुंह पर हाथ रख उसे कमर से पकड़कर उठा लिया। काया अभी चुप रहो। काया बोलने के लिए छटपटा रही थी। सिद्ध ने काया को बेड पर पटक दिया और जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया। तुम एक शब्द नहीं बोलोगी जब तक मैं दरवाजा बंद नहीं करता। काया ने सर हाँ में हिला दिया। सिद्ध ने अपना हाथ हटाया और जाकर जल्दी से दरवाजा बंद करके आया। जैसे वो काया के पास उसे कुछ बोलता, काया ने सिद्ध को अपने ऊपर खींच लिया। काया सिद्ध के नीचे थी। उसने सिद्ध के गले में अपने दोनों हाथ डालकर बोली, तो कहिए मैं आपको किस तरह मनाऊं? सिद्ध काया के हाथ अपने ऊपर से हटाकर बोला, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले रह सकता हूँ। काया सिद्ध का हाथ पकड़कर बोली, सिद्ध मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, अब इतना भी कठोर मत बनो। काया में कठोर नहीं बन रहा, बस अब आंखें खुली है, इसलिए दोबारा किसी के प्यार में नहीं पड़ना चाहता हूँ। पर सिद्ध एक मौका दे दो। सिद्ध बोला, काया मेरा पहला प्यार ही तुम हो और हमेशा रहोगी, पर वो तुम ही थी जिसे मुझ पर विश्वास नहीं था। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। काया सिद्ध के पास आकर बोली, देखिए मैंने गलती की है और वो मैं मानती हूँ, पर आप इस तरह सब कुछ नहीं छोड़ सकते, और आप देखिए मैं अभी क्या करती हूँ। काया सीधे वहां से नीचे हॉल में की ओर चल दी। सिद्ध जल्दी से अपनी टी-शर्ट पहनकर काया के पीछे गया। काया जैसे हॉल में आई, उसे बाहर से आते हुए अरमान मिल गया। काया अरमान की ओर आई। अरमान बोला, तुम कौन हो? काया सिद्ध को नमस्ते कर बोली, वो मैं सिद्ध की गर्लफ्रेंड हूँ। इतने सालों से हम रिलेशन में रहे और अब वो हमसे ब्रेकअप कर रहे हैं। आप ही बताएं हम क्या करें? काया रोकर बोल रही थी। सिद्ध पीछे से जब ये सुना तो वो बोला, भाई ऐसा नहीं है। सिद्ध आगे कुछ बोलता उससे पहले अरमान ने अपने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। उसी समय रीत, अंश, तन्मेश, विशेष, ऋषि भी नीचे आए। अरमान बोला, तुम बोलो। काया रोते हुए बोली, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से ये मुझसे ब्रेकअप कर रहे हैं। मैंने सोचा था हम शादी करेंगे, पर सब कुछ खत्म हो गया। सिद्ध ये सब क्या है? भाई ये सा कुछ नहीं है। अरमान अपनी कड़क आवाज में बोला, क्या तुम इस लड़की से प्यार करते थे? सिद्ध सोचने के बाद बोला, जी भाई। अरमान काया को देख बोला, तुम घर जाओ, आज शाम तक हम तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आते हैं। काया खुश होकर सिद्ध के पास गई और उसके गालों पर किसकर भाग गई।
सिद्ध तो अभी भी शौक में था। वही सब सिद्ध को देख रहे थे। अरमान सबको देखा और अपनी सख्त आवाज में बोला, जब मैं यहाँ नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं था। तुम लोग ने किस तरह अपनी शादी की है, वो सब मुझे पता है। ये आखिरी बार है, इसके बाद में तुम में से किसी को छोड़ूंगा नहीं। ये बोल अरमान वहां से अपने कमरे में चला गया। अरमान के जाने के बाद सब ऋषि को देख रहे थे। ऋषि ने जब सबकी नज़र अपने ऊपर महसूस की तो वो बोला, तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? विशेष बोला, बेटा इस बार आखिरी तू ही है और तुझे ही सजा मिलेगी, तो सोच समझकर अपनी शादी करना। देखो आप सब मुझे ये से डराओ मत। रीत बोला, तुझे डरा नहीं रहे हैं, पर इस बार तू ही बचा है। घिरे घिरे सब वहां से चले गए और ऋषि वहीं बैठ गया। अगर भाई को पता चला कि मैंने सिया के साथ क्या किया है तो वो मेरा क्या करेंगे? ऋषि इमेजिन करने लगा। उसने अपना सर झटका और बोला, नहीं, मुझे सिया को खोजना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ चली गई है। एक बार मुझे मिलो सिया, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। शाम के वक्त सभी लोग रिश्ता लेकर काया के घर गए। मधु, सृष्टि, श्रद्धा, रिद्धि, सारे लड़के, और रिश्ता पक्का भी हो गया। काया खुश थी, कहीं ना कहीं सिद्ध भी खुश था। देखते ही देखते एक हफ्ते होने आ गए। इस बीच वृंदा ने आराध्या को पहले की कई चीज बताई थी। अरमान भी माही के साथ रहता, उसका ख्याल रखता ताकि वो पूरी तरह से नशे से दूर रहें। और हुआ भी ऐसा, माही रात को जल्दी घर आ जाती। उसे अरमान के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे वो अरमान के पास खींची जा रही थी। अरमान भी पूरे दिल से उसकी केयर करता। यहाँ आज का दिन प्रयागराज पूरे घर में भाग दौड़ मची थी, क्योंकि आज आदित्य आ रहा था। कांची सबको परेशान देख खुद परेशान थी। वो सबको समझकर थक चुकी थी कि आदित्य भी उनकी तरह नॉर्मल थे, पर सबको बस घर के दामाद की फिक्र थी। सुबह 10 बजे कार आकर शर्मा भवन के पास रुकी। कार की आवाज सुनते ही जल्दी से कांची की मां पूजा की थाली लेकर बाहर पहुंची। आदित्य कार से बाहर आया। उसे अंदाजा नहीं था कि सब लोग उसे बाहर इस तरह देख रहे हैं। पूरा मोहल्ला बस आदित्य को इधर उधर से देख रहे थे। तभी आदित्य के कानों में आवाज आई, अरे दामाद जी आए ना। आदित्य जल्दी से द्वार के पास पहुंचा। कांची की मां ने आदित्य को तिलक लगाया। आदित्य ने उनके पैर छुए और अंदर आया। कांची का परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए आदित्य ज्यादा किसी को नहीं जानता था, पर उसने सभी बड़ों के पैर छुए। एपिसोड 206। आदित्य ने सबके पैर छुए, पर उसकी नज़र कांची को ही खोज रही थी, पर कांची वहां नहीं थी। कांची के पापा बोले, अरे दामाद जी बैठिए। आदित्य को लाकर सोफे पर बैठाया गया। कांची की चाची बोली, अरे कांची बिटिया जल्दी से चाय नाश्ता लाओ। अंदर किचन से कांची की आवाज आई, अभी लाई चाची। कुछ ही देर में कांची बाहर आई। इतने दिन बाद कांची को देखकर आदित्य खुश था। कांची वैसे तो राजस्थान में या तो लहंगा या साड़ी पहनती है, पर उसने अभी पिंक कलर रंग का सलवार सूट पहना हुआ था। दुपट्टे को एक साइड कंधे से कमर पर बांधा था। बालों की गुत्थी हुई चोटी जो कमर तक थे, कुछ लते चेहरे पर आ रहे थे। आज कांची का सिंदूर ज्यादा नहीं था, सिंपल में ही वो काफी अच्छी लग रही थी। कांची ने पानी आदित्य के पास रख बोली, लीजिए आदित्य पीजिए। कांची के मुंह से आदित्य सुनकर सभी बड़े कांची पर टूट पड़े। कांची की बड़ी मां बोली, कांची ये क्या हरकत है? पति को नाम से नहीं बुलाते। हाँ बिटिया ये गलत है, याद रखो वो तुम्हारा पति है, उनका वोदा हमेशा तुमसे बड़ा ही रहेगा। कांची की चाची बोली। कोई और कुछ बोलता उससे पहले आदित्य ने उन सबको रोककर कहा, आप सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये कांची की मर्जी है,
वो मुझे कैसे भी बुला सकती हैं। और ये कहा लिखा है कि पति का वहदा बड़ा होता है। वो भी तो मेरी पूरी फैमिली संभालती है, इस वजह से तो उसका सम्मान ज्यादा होना चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कांची मुझे किसी भी नाम से बुलाए। वो क्या पहनती हैं, क्या करना चाहती है, ये सब उसके चॉइस है। इसमें मैं या कोई और उसे कुछ नहीं बोल सकता। आदित्य की बात पर सब चुप हो गए थे। वही कांची अपना सर नीचे कर मुस्कुरा रही थी। दोबारा कांची को किसी ने कुछ नहीं कहा। कांची की माँ बोली, कांची जाओ दामाद जी को कमरे में ले जाकर उन्हें नहाने को कहो। कांची भी मान गई। आदित्य खड़ा हुआ और दोनों वहां से ऊपर की ओर जाने लगे, सीढ़ियां चढ़ते हुए। कांची ने आदित्य के बाजुओं में अपने हाथ डाल दी और बोली, थैंक यू हमारा साथ देने के लिए। अगर यही बात हम कहते तो सब आर्ग्यूमेंट करते। आदित्य बोला, कांची तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे अच्छे से थैंक यू बोलना चाहिए? कांची ना समझी में बोली, कैसे करे थैंक यू? कमरे में चलो बताता हूँ। कांची आदित्य का हाथ छोड़ते हुए बोली, आपके दिमाग में हमेशा उटपटांग चलता रहता है। आदित्य कांची को आंख मारकर बोला, तुम्हें कैसे पता मैं क्या करना चाहता हूँ? आदित्य की बात पर कांची शर्मा गई। उतने में ही दोनों कमरे में पहुंच गए। जब आदित्य ने कांची कमरा देखा तो उसका कमरा आदित्य से बिल्कुल अलग था। कमरा ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा था। एक सिंगल बेड था, सिंगल अलमारी और एक छोटा सा बेड था, जबकि आदित्य का कमरा इससे 4 गुना बड़ा था। पर इस कमरे को आदित्य देख समझ गया था कि यहाँ की हर एक चीज कांची ने अपने हाथों से सजाई है। जैसे दीवार पर पेंटिंग, बालकनी में जो झूमर जो हवा चलने से बजता था। बेड कमरे के बीच में नहीं था, वो दीवार के राइट सटा हुआ था। उसके बाद छोटा सा टेबल और एक भालू वाला कुर्सी जो बहुत सॉफ्ट था, जिस पर कई बार कांची पढ़ते पढ़ते सो जाती थी। बेड के पास वाली दीवार पर कांची के हर दिन पर मुड़ के हिसाब की छोटी सी चिट्ठी पर इमोजी, जैसे जिस दिन वो खुश होती उस दिन हैप्पी वाली इमोजी, जिस दिन नाराज होती उस दिन सैड वाली इमोजी, वो भी तारीख के हिसाब से। लेकिन आदित्य को कुछ अलग लगा। वो बेड के पास बढ़ गया। उसने उस दिन की इमोजी देखी जिस दिन उसकी कांची की शादी हुई थी। उस तारीख पर लास्ट इमोजी थी, जिस पर रोने उदास गुस्सा इमोजी थी, पर खुशी नहीं थी। उसके बाद एक भी इमोजी नहीं थी। आदित्य को इतना ध्यान से अपना कमरा देखते देख कांची आदित्य के पास जाकर बोली, आप हमारे कमरे को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं? देखिए, हमें पता है हमारा कमरा आपके कमरे जितना बड़ा नहीं है। वो आगे बोलती उससे पहले आदित्य बोला, कांची वो मेरा कमरा नहीं हमारा कमरा है। हाँ वही। नहीं कांची, बात वही नहीं है। अगर तुम्हें ये सब पसंद है तो तुम हमारे कमरे में भी ये सब कर सकती हो। कांची घिरे से बोली, पर आपको ये सब पसंद ना हो तो? आदित्य बोला, कब से बोल रहा हूँ, वो हमारा कमरा है, तुम उसे भी अपने इस कमरे जैसा बना सकती हो। कांची बात बदलते हुए बोली, वो तो हमें पता है, पर इतने छोटे बेड पर आप सो नहीं पाएंगे। रुकिए, हम माँ से बोलकर दूसरा कमरा ठीक करवाते हैं। कांची जाने लगी, तभी आदित्य उसे खींचकर अपने से सटा दिया और बोला, कांची सब ठीक, हम दोनों इस पर सो जाएंगे। आदित्य का सीना कांची की बैक से सटा हुआ था। उसने कांची की कमर को पकड़ा हुआ अपना सिर कांची के शोल्डर पर रख बोल रहा था। तभी बाहर से खसाने की आवाज आई, जिसे सुन दोनों जल्दी से अलग हुए। बाहर से कांची की माँ बोली, माफ करिए बेटा, वो गलती से वो अपनी बेटी के कमरे में आने के लिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, पर अब लगता है। तभी कांची बोली, माँ आप कभी भी आ सकती है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आदित्य बोला, हाँ माँ, आपको पूछने की जरूरत नहीं है बेटा, वो मैं टॉवल लाई थी। कांची की माँ टॉवल देकर चली गई।
आदित्य और कांची एक दूसरे को लाचार भरी नजरों से देख रहे थे। वही माही के घर माही आजकल खुश रहने लगी थी। अरमान माही का पूरा ध्यान रखता। माही को अरमान से प्यार हो रहा था। माही इसे अच्छे से महसूस कर रही थी और उसे लग रहा था अरमान भी उससे प्यार करता है। पर क्या ये सच है? क्या अरमान का माही से मिलना इत्तेफाक है या किसी ने अरमान को माही के पास भेजा है? एपिसोड 207। रात के वक्त माही का घर। जब माही अपने घर आई तब अरमान उसके लिए खाना बना रहा था। अरमान को देखकर ही माही की पूरी थकान चली गई। वो जल्दी से अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर किचन में आई। अरमान माही को देख बोला, क्या बात है, आज तुम जल्दी आ गई? माही बहाना बनाकर बोली, हाँ वो आज जल्दी काम खत्म हो गया इसलिए मैं आ गई। अब चलो अब ये खाना टेबल पर लगा दो। माही ने खाना टेबल पर लगा दो। माही ने खाना टेबल पर लगा दिया। दोनों साथ में खाने बैठे। माही खाना खा रही थी। वही अरमान फ़ोन में माही की हेल्थ रिपोर्ट देख रहा था। जितना उसने सोचा था, माही रिकवर हो चुकी है। अब वो बिना शराब को पिए एक अच्छी नींद में सोती है। माही का गुस्सा भी अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अरमान खुश था कि अब सब कुछ ठीक है। माही को आराम से खाता देख अरमान बोला, माही मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, माही ने जवाब दिया। अरमान ने शांत होकर कहा, वो मुझे एक पेशेंट को चेक करने बाहर जाना होगा। 1 महीने बाद ही मैं वापस आऊँगा। अरमान की बात सुन माही के हाथ रुक गए। उसने अरमान को देखा और बोली, जाना जरूरी है? अरमान ने हाँ में सर हिला दिया। माही अपनी जगह से खड़ी हुई और अरमान के पास चलकर आई और अरमान की गोद में बैठ गई और अरमान के होठों पर किस करने लगी। वही अरमान को झटका लगा। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसने माही को पकड़कर खुद से अलग कर बोला, माही ये क्या कर रही हो? माही ने बेझिझक जवाब दिया, तुमसे प्यार कर रही हूँ। फिर अरमान को धमकी देते हुए बोली, याद रखना मैंने तुम्हें छुआ है तो दोबारा किसी लड़की को आंख उठाकर देखने के बारे में मत सोचना, वरना अगले दिन उस लड़की की लाश मिलेगी। माही तब क्या करेगी जब उसे पता चलेगा कि अरमान की एक गर्लफ्रेंड भी है और वो कहीं नहीं जा रहा है? कैसे लेगी वो अरमान से बदला? खैर कहानी को आगे बढ़ते हैं। अरमान बोला, माही ऐसा कुछ नहीं है। माही बोली, और होना भी नहीं चाहिए। जो मेरा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता और मैं बाकी लड़कियों की तरह आंसू नहीं बहाऊंगी। समझ गया मेरी माँ? अब खाना खाओ। दोनों फिर खाना खाने लगे। उत्तराखंड में रात का समय। आराध्य किचन में वृंदा के लिए खाना बना रहा था। क्योंकि वृंदा थोड़ी थोड़ी देर पर भूख लग रही थी, जिस वजह से आराध्य ने काफ़ी सारे फ्रूट सलाद सब्जी घर में रखवा दी थी। वृंदा बाहर सोफे पर बैठी रामायण के गाने सुन रही थी, जो अंदर किचन में आराध्य को भी सुनाई दे रहा था। आराध्य अपने मन में बोला, ये इसे हुआ क्या है? तब क्या कर रही है कुछ पता ही नहीं चलता। इस वक्त कौन रामायण के गाने सुनता है? आराध्य जल्दी से वृंदा के लिए सूप और कुछ फ्रूट्स लाया। वृंदा आराम से सोफे पर बैठकर भजन के मजे ले रही थी। आराध्य वृंदा के सामने ट्रे रखते हुए बोला, तुम इतनी रात को भजन क्यों सुन रही हो? वृंदा बोली, ताकि हमारा बच्चा भगवान राम जैसा हो, सबसे प्यार और शांति से रहने वाला, आपकी तरह नहीं जिसके नाक पर हमेशा गुस्सा रहे। आराध्य सूप को फूंक मारकर वृंदा के मुंह में डालकर बोला, बच्चे माँ बाप ही जाते हैं। मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरे पापा ये से थे, पर कुछ चीज़ मेरी मम्मी की भी है मुझमें। वृंदा धीरे से बोली, हाँ वो तो दिख रहा है। क्या कहा तुमने? वृंदा बात टालते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं। हम क्यों कुछ कहेंगे? तुम बहुत मन में बड़ करती हो। अब इसे खाओ और चलो सोने। आराध्य ने वृंदा को सारा सूप पिला दिया।
उसके बाद दोनों कमरे में आ गए। प्रगराज में कांची और आदित्य कांची के कमरे में आए, पर कांची बड़ी दुविधा में थी, क्योंकि उसने कभी आदित्य के साथ बेड शेयर नहीं किया था। वहाँ का बेड फिर भी बड़ा था, पर यहाँ ये सिंगल बेड जिस पर कांची के सिवा कोई नहीं सोता था, और उसे पसंद भी नहीं था कि कोई उसके बेड पर आए। वो कभी रोशनी को भी यहाँ सोने नहीं देती हैं, पर अब क्या करेगी? वो कमरे खड़ी सोच रही थी। तभी रोशनी कूदते हुए आकर बोली, दी तुम्हें पता है मैं खुश क्यों हूँ? कांची चिढ़ते हुए बोली, क्यों? क्योंकि ये वही कमरा है जो तुम मुझसे शेयर नहीं करती थी। तो बताओ अब जीजू को कैसे मना करोगी? बोलो बोलो, कांची चिल्लाते हुए बोली। माँ चाची बड़ी देखो, रोशनी को मुझे परेशान कर रही है। नीचे से रोशनी की चाची चिल्लाते हुए बोली, रोशनी क्यों परेशान कर रही है? जाकर अपनी पाई कर। रोशनी हंसते हुए बोली, ठीक है दी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय। रोशनी वहां से चली गई। कांची वहां खड़ी थी। तभी आदित्य कमरे में आकर बोला, तुम्हारे घर में सब इतना चिल्ला कर क्यों बोलते हैं? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक सबकी आवाज गुजत है। कांची चिढ़ते हुए बोली, हमारा घर साउंड प्रूफ नहीं है, यहाँ सब ये से ही बात करते हैं। वो सब ठीक है, पर तुम इतना गुस्से में क्यों बोल रही हो? हाँ, क्योंकि हमें अपना बेड शेयर करना नहीं पसंद। कांची की बात सुन आदित्य के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। तुम लड़कियों के अलग ही चोंचले होते हैं, हर चीज पार्शन रखनी है, पर वाईफाई भूल जाओ। अब ये कमरा मेरा, ये बेड मेरा और तुम भी मेरी। तो चलो सोते हैं। वैसे हम पहली बार एक बेड पर सोएंगे। ऊपर से ये छोटा बेड, ये हाय, ना जाने रात को मेरे हाथ क्या क्या लगने वाला है। आदित्य कांची का हाथ पकड़कर बोला, चलो सोते हैं। कांची अपना हाथ छुड़ा कर बोली, हम नहीं सो रहे। आप कितना गंदा बोलते हैं। आपको शर्म नहीं आती किसी लड़की के बारे में ऐसा बोलते हुए? किसी लड़की से नहीं, अपनी बीवी से बोल रहा हूँ, और इसमें गंदा क्या है? तुमसे ऐसी बात नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? अब ये नाटक बंद करो, मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ, समझी? कांची खड़ी थी। आदित्य उसे खींचकर बेड पर लिटा दिया और खुद दीवार के कोने में लेट गया। उसने कांची का दुपट्टा निकालकर नीचे गिरा दिया और कांची की कमर को खींचकर खुद से सटा दिया। कांची की बैक आदित्य के सीने से सटी हुई थी। आदित्य ने ये इतनी जल्दी में किया कि कांची कुछ बोल ही नहीं पाई। जैसे वो कुछ बोलने गई, आदित्य बोला, कांची तुम गिर गई तो इसलिए इस तरह ही सो जाओ। कांची बोली, नहीं गिरेंगे, और आप इतना चिपके क्यों है? देखिए, जब तक हम घर नहीं पहुंचते तब तक आप हमारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे। आदित्य बोला, तुमने मुहूर्त निकलाया है, सब कुछ घर जाकर करेंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा, पर इस तरह मुझे रोको मत। चलो सो जाओ। दोनों काफी देर तक जागते रहे और कुछ देर बाद सो गए। सुबह का वक्त मुंबई सिद्ध अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन उसे तब से ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे परेशान कर रहा हो। सिद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसे धुंधली सी किसी लड़की की परछाई दिखाई दी। एपिसोड 208। सिद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली पर उसे धुंधला सा दिखाई दे रहा था, पर वो देख सकता था कि ये कोई लड़की है। अपने कमरे में किसी लड़की को देख सिद्ध जल्दी से उठकर बैठ गया। उसने उस लड़की को और देखा तो वो कोई और नहीं, काया थी। सिद्ध लंबी सांस लेकर बोला, पागल हो, इतनी सुबह कैसे आ गई? काया बेड पर बैठते हुए बोली दरवाजे से। वो मेरी छुट्टी है तो क्यों ना हम कहीं घूमने चले? सिद्ध, मेरा मन नहीं है। काया, पर क्यों? अब हमारी शादी होने वाली है, तो चलो ना थोड़ा घूम कर आते हैं। सिद्ध काया को देख बोला, देखो काया, मुझे परेशान करना बंद करो। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और तुम अपने घर जाओ।
सीधा वहां से बाथरूम चला गया। काया बोली, देखती हूँ कब तक तुम मुझसे नाराज रहते हो। शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी है। काया वहां से अपने घर की ओर निकल गई। कुछ दिन बीत गए। आखिरकार आराध्या वृंदा भी मुंबई वापस आ गए। आराध्या वृंदा को लेकर अपने घर गया। वही आदित्य और कांची नीदरलैंड गए थे। आराध्या के घर रीत, ऋषि, सिद्ध, अंश, विशेष, तन्मेश सभी लोग आज घर में थे। जब आराध्या घर पहुंचा तो उसके साथ वृंदा भी थी। ये सबके लिए सरप्राइज था, क्योंकि आराध्या ने वृंदा का हाथ पकड़ा हुआ था। सब दोनों को देख रहे थे। वही वृंदा मुंह नीचे कर शर्मा रही थी। ऋषि को सहन नहीं हुआ। वो बोला, भाई आपने अपनी असिस्टेंट का हाथ क्यों पकड़ा है? आराध्या उसे घूर कर बोला, ऋषि अपनी भाभी से ये से कोई बात करता है क्या? आराध्या की बात सुन सब खुश हो गए। विशेष बोला, इसका मतलब तुझे सब याद आ गया। आराध्या बोला, तुम सबको क्या लगा तुम लोगों मुझे याद नहीं दिलाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। तुम सब अपनी अपनी बीवियों को बुला लो। ऋषि वृंदा के पास जाकर बोला, भाभी आप वापस आ गई। मैंने कितना मिस किया आपको। वृंदा एक्साइटेड होकर बोली, भैया आपके लिए एक सरप्राइज है। आप चाचा बनने वाले हैं। इतना सुनना ही था कि ऋषि शौक में चला गया। वृंदा उसे हिलाकर बोली, भैया आपको सुनकर अच्छा नहीं लगा क्या? ऋषि बोला, भाभी मुझे चिमटी काटिए। विशेष ने ऋषि के पिछवाड़े पर जोर से चिमटी काटी। आह! ऋषि चिल्लाया, ये से कौन कटता है? तूने ही तो कहा चिमटी काटने को। भाई मैं आपसे बाद में निपटता हूँ, पहले मैं भाभी से बात कर लूँ। ऋषि वृंदा की ओर देखकर बोला, मेरी प्यारी भाभी। इतना बोल उसने वृंदा की अपनी गोद में उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। भाभी मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं चाचा और मामा बन जाऊंगा। कितनी खुशी है। आराध्या ऋषि को बोला, ऋषि उसे नीचे उतारो। ऋषि ने संभालकर वृंदा को नीचे उतारा। आराध्या सबको देख बोला, तुम सब अपनी बीवियों और आंचल को घर बुलाओ। सब खुश थे। वो सभी लोग निकल गए। आराध्या वृंदा कमरे में आए। वृंदा इतने दिनों बाद अपने कमरे को देख बहुत खुश हुई। वो आकर बेड पर बैठ गई और पुराने दिनों को याद करने लगी। कितना सुकून और प्यार भरा दिन था, जहां बस उसकी और आराध्या की यादें थी। आराध्या वृंदा को देखते हुए उसके पास आया और बोला, क्या सोच रही हो? वृंदा आराध्या के कंधे पर अपना सर रख बोली, हमने बहुत मिस किया आपको, इस कमरे को जहां हमारी सारी खुशियां हैं। वृंदा अपना सर ऊपर कर बोली, हम आपको कुछ पूछना चाहते हैं। हमें कुछ दिनों के लिए माँ के घर जाना चाहते हैं। आराध्या कॉन्फ्यूज होकर बोला, तुम्हारी माँ भी है, पर तुमने कभी बताया नहीं। वृंदा आपको कितना कुछ जानना है, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। फिलहाल हमें कुछ दिन के लिए माँ के पास जाना है। आराध्या मुंह बनाकर बोला, अभी तो मैं ही तुम्हें ठीक से नहीं जान पाया और तुम मायके जाने की बात कर रही हो। हाँ, क्योंकि आपके चक्कर में हम माँ से मिल भी नहीं पाए। हमें जाना कुछ भी करके। ठीक है चली जाना, फिलहाल तुम आराम करो। और मैं कपड़े बदल कर आया। वृंदा भी मान गई। वो आराम से बेड पर सो गई। आराध्या ने वृंदा को चादर उड़ाया और खुद बाथरूम चला गया। यहाँ हॉस्पिटल में अरमान बैठकर फाइल पढ़ रहा था। तभी एक लड़की पैरों में हिल, वाइट टॉप, ब्लैक घुटने तक स्कर्ट और ऊपर से वाइट यूनिफॉर्म पहन कर आई। देखने में वो कोई डॉक्टर ही लग रही थी। वो आकर अरमान की गोद में बैठ गई और अपने दोनों हाथ को अरमान के गले में डालकर बोली, आखिरकार तुम्हें मेरे लिए टाइम नहीं मिला। अरमान अपनी फाइल टेबल पर रख बोला, हाँ निया, क्योंकि इन कुछ दिनों में मैं बहुत बिजी था, पर अब फ्री हूँ। जी हाँ, ये लड़की निया अरमान की गर्लफ्रेंड थी। दोनों काफी साल से रिलेशन में थे। तो ठीक है, तुम मुझे डेट पर ले चलो। ठीक है, आज ही हम बाहर चलते हैं। निया 28 साल की है। वो न्यूरोसर्जन है।
निया दिल से काफी अच्छी है, लोगों की हेल्प करने वाली, इसलिए अरमान को निया पसंद है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बात कर रहे थे। यहाँ शाम के वक्त आराध्या का घर फिर से हरा भरा हो गया, क्योंकि मधु, श्रद्धा, रिद्धि, सृष्टि, आंचल सब आ चुके थे। वृंदा भी नीचे आ गई थी। मधु वृंदा से बोली, तुम प्रेग्नेंट हो और ये बात तुमने किसी को नहीं बताई। अब हम भी तुमसे कोई राज शेयर नहीं करेंगे। श्रद्धा बोली, मधु आप बिल्कुल ठीक बोल रही है, हमने कितना कुछ किया। वृंदा और आराध्या भाई के लिए अपने पति से दूर रहे और ये दोनों हनीमून पर चले गए थे। वृंदा सर झुकाए दोनों की बात सुन रही थी। जब सब बोलकर चुप हो गए तब वृंदा धीरे से बोली, सॉरी। वृंदा के उदास होने पर सब हंसने लगे और मधु बोली, अरे वृंदा, हम लोग बस मजाक कर रहे थे, तुम उदास ना हो, हम सब तुम्हारे लिए खुश है। अब तुम उदास मत हो, जैसे हम आंचल का ध्यान रखते हैं वैसे तुम्हारा भी ध्यान रखेंगे। एपिसोड 209। नीदरलैंड में आदित्य और कांची दोनों अपने होटल से निकलकर बाहर घूमने आए थे। कांची ने आज जींस टॉप पहना था, उस पर से कोट पहना था, क्योंकि बाहर ठंड थी। दोनों रोड पर चल रहे थे। कांची के लिए ये बहुत नया था, क्योंकि ये जगह इंडिया से बहुत अलग था। कांची आदित्य को इग्नोर कर बस जगह को देख रही थी, जिस वजह से वो बहुत आगे निकल गई थी। आदित्य कांची को कब से नोटिस कर रहा था। कांची खुद में ही चल रही थी। आदित्य कांची के पास जाकर बोला, कांची तुम देख किसे रही हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान मुझे छोड़कर बाकी सब पर है। कांची आदित्य को देखकर बोली, ये जगह कितनी अच्छी है, कितना साफ सुथरा है सब। आदित्य, वो तो है, तुम कहो तो हम यहीं रह जाते हैं, मेरा बिजनेस यहाँ पर है। नहीं, घूमने के लिए ठीक है, पर हमें यहाँ नहीं रहना, हम इंडिया में ही ठीक है, कम से कम वहाँ सब अपने हैं। नहीं नहीं, हम घूमकर यहाँ से मुंबई चलते हैं, वहाँ पर वृंदा दीदी और उनके परिवार से मिलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। वैसे भी बहुत दिन हो गए सबसे मिले। आदित्य बोला, ठीक है, हम मुंबई चलते हैं। आदित्य कांची का हाथ पकड़ जाने को हुआ, पर कांची वहाँ से नहीं हिली। आदित्य ने कांची को देखकर कहा, कांची क्या हुआ है, तुम चल क्यों नहीं रही? कांची ने अपनी उंगली पॉइंट कर एक कपल को दिखाया। आदित्य ने जब उस तरफ देखा तो लड़के ने लड़की को अपनी गोद में लिए दोनों जा रहे थे। आदित्य कांची को देख बोला, कांची ये नॉर्मल है, तुम चलो। कांची बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोली, अगर ये नॉर्मल है तो आप भी हमें गोद में ले लीजिए। कांची की बात पर आदित्य मुस्कुरा दिया और बोला, पर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पति पत्नी के बीच ऐसा नहीं होती है। हाँ, पर एक काम हो सकता है, तुम एक दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांची खुश होकर बोली, ठीक है, हम आपकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है। आदित्य ने कांची को अपनी गोद में उठा लिया और दोनों घूमने लगे। आदित्य ने कांची को शॉपिंग कराया और उसे काफी कुछ खिलाया। दोनों रात में फाउंटेन देखने गए। यहाँ रात के वक्त अरमान निया को लेकर रेस्टोरेंट आया था। अरमान ने सब कुछ निया की पसंद का ऑर्डर किया था। दोनों अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। निया अरमान से पूछी, डॉक्टर अरमान, हम कॉलेज से एक दूसरे की जानते हैं, तो तुम्हारा इरादा मुझसे शादी करने का है या नहीं? नहीं तो मुझे वापस थाईलैंड जाना पड़ेगा। वैसे भी मैंने तुम्हारी वजह से इंडिया के हॉस्पिटल आना पड़ा। मैं बेचारी तुम्हारे प्यार की खातिर यहाँ तक आ गई, और एक तुम हो जो मेरे मॉम डैड से शादी की बात करने नहीं आ रहे हो। अरमान शरारत भरे अंदाज में बोला, जरूर करता बात, पर तुम्हारे मॉम डैड को इंडिया रहने में क्या प्रॉब्लम थी? खामखा थाईलैंड में रहते हैं और इतनी दूर मुझसे नहीं जाया जाता। निया अरमान के हाथ पर मारकर बोली, अरमान, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। अरे डॉक्टर निया, आप तो नाराज हो गई।
अच्छा चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे मॉम डैड के पास तुम्हारा हाथ मांगने। इतना सुनना ही था कि निया खुश होकर बोली तुम सच बोल रहे हो। अरमान ने हाँ में सर हिला दिया। अरमान मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। दोनों डिनर कर रहे थे, पर कोई और भी था जिसकी नज़र दोनों पर थी। आराध्य के घर पर रीत का कमरा। मधु अपने कपड़े अलमारी में लगा रही थी। रीत कमरे के दरवाजे के पास खड़ा होकर उसे देख रहा था। मधु को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि रीत उसे देख रहा है। रीत मधु की ओर बढ़ गया। उसने मधु के पीछे से अलमारी बंद कर दी और मधु को अपनी गोद में उठा लिया। रीत ये क्या कर रहे हो? रीत मधु को लाकर बेड पर लिटा दिया और मधु की आंखों में देखने लगा। मधु रीत को देखते हुए बोली ये क्या कर रहे हो तुम? हटो मेरे ऊपर से, मुझे अपने कपड़े सेट करने हैं। रीत मधु की आंखों में देखते हुए मधु की उंगली में अपनी उंगली फंसाकर दोनों हाथों को ऊपर कर दिया और अपने होठ मधु के होठों पर रख दिया। रीत घिरे घिरे मधु के निचले होठ को चूम रहा था। मधु को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि रीत कर क्या रहा है, लेकिन जब उसे रीत के सॉफ्ट होठ अपने होठ पर मिले तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ये रीत का इंतजार था, जो कब से मधु का इंतजार कर रहा था। मधु भी ये बात समझती थी, इसलिए उसने रीत को नहीं रोका। वो भी तो रीत को कितना मिस करती थी। घिरे घिरे रीत मधु के होठ को सक करने लगा। उसने मधु के हाथ को छोड़ा और अपने हाथ मधु के शरीर पर फिराने लगा, जिससे मधु कांप रही थी। रीत ने मधु के होठों से अपने होठ फिसलते हुए उसकी गर्दन पर आ गया। वो मधु के गर्दन को अपने होठों से काट रहा था। मधु तो रीत में खो रही थी, पर टाइम देखते हुए मधु को ये वक्त सही नहीं लगा। दरवाजा भी खुला था कि भी आ सकता था, इसलिए मधु ने ना चाहते हुए भी रीत को पुकारा। मधु के पुकारने पर रीत रुक गया। उसने मधु को देखा। मधु उसे समझाते हुए बोली, रीत चलो नीचे खाना खाने चलते हैं, मुझे भूख लगी है। मधु की बात सुन रीत बोला, तुम इतने बहाने लाती कहाँ से हो? इतने दिन हो गए तुम्हारे साथ वक्त बिताए और तुम्हें नए नए बहाने मिलते रहते हैं मुझसे दूर रहने का। मधु अपने हाथों को रीत के गले में डालकर मुस्कुरा कर बोली, अभी तो पूरी रात पड़ी। मधु आंख मारकर बोली। मधु की इस अदा पर रीत मुस्कुराए बिना रह नहीं पाया। उसने मधु को उठा लिया और लाकर मिरर के पास बैठा कर बोला, तुम्हारी लिपस्टिक बिगड़ गई है, इसे ठीक करो फिर नीचे चलते हैं। मधु ने रीत का हाथ खींचकर नीचे अपने सामने कर अपने पल्लू से रीत के होठ साफ कर बोली, कभी खुद को भी देख लिया करो। मधु ने रीत के होठों से लिपस्टिक साफ की और खुद को भी ठीक किया और दोनों साथ में नचे गए। एपिसोड 210। वक्त बीत रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। काया और सिद्ध आंचल और रेयांश की शादी की डेट भी एक साथ आई थी, यानी कि दोनों की शादी एक ही दिन होगी। इस बीच रेयांश की बहन सिया रेयांश ने उसे भी इनवाइट किया था। सभी मीडिया वालों को खबर मिल गई थी कि रेयांश मित्तल की शादी हो रही थी। इस वजह से कितने ही लड़कियों के दिल टूटे थे। अरमान आने वाले खतरे से अनजान था। नीदरलैंड से आदित्य और कांची मुंबई के लिए रवाना हो गए थे। सिया कुछ दिन बाद आने वाली थी और इसकी खबर सिर्फ रेयांश को पता थी, पर और किसी को भी नहीं पता था। आदित्य कांची आ रहे हैं, ये बात भी उन्होंने सरप्राइज रखा था। सुबह 8 बजे पूरा परिवार बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी डोर पर नॉक हुआ। एक नौकर ने दरवाजा खोला। सबकी नज़र जब दरवाजे पर गई तो उन्हें आदित्य और कांची मिले, दोनों साथ में अंदर आ रहे थे। वृंदा तो आदित्य को देखकर खुश हो गई। वो खाने के टेबल से उठकर आदित्य की ओर जाते हुए बोली, भैया आप आ गए। आदित्य ने भी वृंदा को गले लगा लिया। वही आराध्य आदित्य को ध्यान से देख रहा था।
तभी रीत उसके कान में बोला, ब्रो ये तेरा साला है। आदित्य, कांची, वृंदा तीनों चलकर टेबल के पास आए। सबने आदित्य से हाथ मिलाया। लास्ट में आदित्य ने अपने हाथ आराध्या की ओर बढ़ा दिया। आराध्या ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, मिस्टर आदित्य सिंह, पता नहीं था कि कभी आप मेरे साले बनेंगे। आदित्य मुस्कुराकर बोला, आखिरकार तुमने मुझे पहचान लिया। ऑफकोर्स कुछ वक्त पहले हम मीटिंग में मिले थे। आदित्य बोला, कुछ वक्त नहीं, कुछ साल पहले, जब तुम्हारी और ईशा की शादी भी नहीं हुई थी तब। आदित्य सृष्टि को देख बोला, ओए कानखजुरी, और बता कैसी है? शादी के बाद तो तू मुझे भूल ही गई, कभी बात भी नहीं करती। तेरे पति ने मना किया है क्या? सृष्टि ने गुस्से में टेढ़ी स्माइल दी और बोली, तू कौन सा मुझे याद करता है? शादी तो तेरी भी हुई है, भूल तो तू भी गया है। क्यों तेरी बीवी ने तुझे नहीं रोका? तन्मेश सृष्टि को चुप कराते हुए बोला, सृष्टि, घर आए मेहमान से कोई ये से बात करता है? आदित्य बोला, रहने दो तन्मेश, तुम्हारी बीवी बचपन से ऐसी है। जब तक इसे अच्छे से मिर्च मसाला लगाकर चिढ़ा ना दूं मेरे कलेजे को ठंडक नहीं आती। देख तू अपना मुंह बंद कर, वरना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुझे चुप कराने में। आदित्य बोला, कैसे? अपनी नाक चाट कर, जैसे तू बचपन से चाटती आई है। कांची ने एक शातिर मुस्कान दी और बोली, ठीक है, तुझे तेरी इज्जत की नहीं पड़ी तो मुझे क्या, मैं अभी कांची को तेरी फोटो दिखा देती हूँ। फोटो का नाम सुनकर आदित्य हकलाते हुए बोला, अरे सृष्टि, मैं तो मजाक कर रहा था, तू इतना सीरियस हो गई। तभी कांची बोली, सृष्टि, तुम किस फोटो की बात कर रही हो? सृष्टि आदित्य को देखते हुए शान से बोली, कांची, मैं कभी तुम्हें फुर्सत में बताऊंगी। वही आदित्य अपना मुंह छुपा रहा था। ऋषि बोला, भाभी, जो भी बताना मुझे भी बुलाना, मुझे दूसरों के सीक्रेट जानने में मजा आता है। ऋषि, अपना खाना खाओ, विशेष ने कहा। वृंदा ने आदित्य कांची को भी बैठाया और बोली, भैया भाभी, अब आप दोनों आ गए हैं न, तो सीधा भैया और आंचल दीदी की शादी को सेलिब्रेट करके जाइए। आदित्य और कांची भी मान गए। यहाँ माही के ऑफिस में माही के सामने जो बड़ा स्क्रीन था, उस पर निया और अरमान की प्यारी सी फोटो थी, पर वही माही के आंखों में जैसे खून था। माही अपनी आंखों में बेहिसाब गुस्सा लिए अपनी धीमी पर कर्कश आवाज में बोली, मैंने कहा था, मुझे धोखा मत देना, आगे का अंजाम तुम खुद भुगतोगे। अरमान मित्तल, तुमसे तुम्हारा प्यार मैंने छीनकर तुम्हें अपना ना बनाया तो मेरा नाम भी माही अरोरा नहीं। इंतजार करो मेरा, जब माही तुम्हारी जिंदगी में आएगी तो तूफान आएगा। अब तक मैं तुमसे प्यार से पेश आ रही थी, पर अब ये गलती नहीं करूंगी। इस लड़की को तुमसे दूर जाना होगा, बहुत दूर। माही के अंदर जो गुस्सा था वो शांत तब तक नहीं होगा जब तक माही अरमान को ना पाले। रात का वक्त रेयांश के घर। रेयांश था तो अकेला, पर अब उसे पहले जैसा दुख नहीं था, क्योंकि अब बहुत जल्द आंचल और उसका बच्चा दोनों रेयांश की लाइफ में आ रहे हैं, इसलिए उसके चेहरे पर अलग ही चमक है। वो सीढ़ी से नीचे आ रहा था, तभी उसके कानों में आवाज आई, भैया। ये आवाज सुनते ही रेयांश के नजर सामने गई, जहां सिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। सिया को देखकर रेयांश जल्दी से सिया के पास आया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। रेयांश बोला, तू तो 2 दिन बाद आने वाली थी ना? सिया खुश होकर बोली, क्या करूं, आपकी शादी का सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए चली आई, और इतनी सारी तैयारी भी करनी है भगवान, सारा काम मुझे अकेले संभालना है। सिया ने अपना माथा पीटते हुए कहा, भाई अभी तो आपकी शेरवानी भी बनवानी है। अरमान सिया की एक्साइटमेंट देख बोला, अरे रुक जा बुलेट ट्रेन, ये सब कल सोचना, चल पहले खाना खाते हैं, बहुत टाइम हो गया, साथ में बैठकर खाए। हाँ भाई, मुझे भी वहाँ आपकी बहुत याद आती थी, इसलिए मैंने सोच लिया है
कि अब मैं लंदन नहीं जाऊंगी। वैसे भी कॉलेज कंप्लीट हो गया है। अब मैं भाभी के साथ उनकी कंपनी में इंटर्नशिप करूंगी। अब थोड़ा बिजनेस में भी हाथ आजमाया जाए। हाँ, पर मेरी कंपनी भी तुम्हारी है, तुम उसे संभाल सकती हो। भाई वही तो बात है, मैं खुद सब कुछ सीखना चाहती हूँ, इसलिए भाभी की कंपनी में सीखना चाहती हूँ। उसके बाद खुद की कंपनी खोलूंगी। रेयांश ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब चलो खाना खाते हैं। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।